नमस्कार, डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड करंट अफेयर डिस्कशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जुलाई और ये क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर है क्योंकि किसी कारणवश जो 8:30 का जो क्लास था वो लाइव नहीं ले पाया, लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक कंट्री को आइडेंटिफाई करना है जो शेड किया हुआ है मैरून कलर का, यानी रेड, डार्क रेड से शेड किया हुआ। बताना है ये कंट्री का नाम क्या है। ये कंट्री काफी दिन पहले यानी कि अभी जो है नाटो का जो समिट हुआ उसमें वो सुर्खियों में था। ठीक है, नाटो तो हमेशा सुर्खी में रहता ही है और ये कंट्री यहाँ पर जो है नाटो का जो समिट हुआ उस कंट्री पे नाटो का समिट हुआ। तो बताना उस कंट्री का नाम क्या है। उस कंट्री का कैपिटल विल्नियस है जहाँ पर नाटो का समिट हुआ था। तो आप लोगों को बताना है ये कंट्री कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर नाटो का समिट हुआ तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम लोग को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो हम लोग वीडियो के अंत में इसका आंसर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का जो हेडलाइंस है उसको देख लेते हैं। तो आज के हेडलाइंस में जो कि हम लोग न्यूज कवर करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, वो पहला है कि डीजी राकेश पाल अपॉइंटेड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड है जो हमारी भारत की जो सीमा है, यानी कि तटीय जो सीमा है, यानी कि कोस्ट है, ठीक है, कोस्टल एरियाज है और समुद्री जो हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारा एरिया होता है उसकी रक्षा करने के लिए जो गार्ड है, जो फोर्स है उसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उस फोर्स का जो हायर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होता है इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, उसको अपॉइंट किया गया है। तो कौन अपॉइंट हुआ है? तो राकेश पाल जी को वहां का डीजी अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग इस न्यूज में देखेंगे कि राकेश पाल के बारे में जानेंगे और साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी हम लोग चीजों को जान लेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है। एक जितने प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनको जानना जरूरी होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमएस निवृत्ति रॉय जो है उनको अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ इन्वेस्ट इंडिया करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, जो इन्वेस्टमेंट को लेकर पॉलिसी और गाइडलाइंस वगैरह तैयार करती है, बनाती है, इन्वेस्टमेंट लाती है इंडिया में, वो कंपनी है इन्वेस्ट इंडिया। तो वो उसके जो एमडी और सीईओ जो अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, निवृत्ति राय को अपॉइंट किया गया। तो हम लोग इसमें देखेंगे अपॉइंटमेंट क्या है और इन्वेस्ट इंडिया क्या उसको देखेंगे। उसके बाद सतपाल भानो को एलआईसी का एमडी अपॉइंट किया गया। ठीक है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, एलआईसी जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसको उसके जो एमडी उसको कौन अपॉइंट किया गया? उसके एमडी को सतपाल भानो को अपॉइंट किया गया। हम लोग इसमें इस न्यूज के माध्यम से जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है IRDAI, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर स्टैटिक के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कांग्रेस ब्रिंग्स इन बिल प्रॉमिसिंग मिनिमम इनकम इन राजस्थान। क्या है? कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के चुनाव में ही एक न्याय नाम का स्कीम, न्यूनतम आय योजना करके एक स्कीम लॉन्च करने के लिए बोल रही थी, जिसमें जितने भी अनएम्प्लॉयड है उसको, अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको कुछ बेरोजगारी भत्ता या कुछ मिनिमम अमाउंट देने की बात कर रही थी। तो उसी के तर्ज पर कुछ मिलता जुलता एक राजस्थान में एक बिल लाया गया है जिसमें रोजगार की बात करेगी और साथ साथ कुछ लोगों को पेंशन देने की बात करें। तो पूरे बिल को हम लोग देखेंगे। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट होगा जो एक लीगल बेसिस प्रोवाइड कराएगा पेंशन को, उस तरह के पेंशन को, और जो अनएम्प्लॉयमेंट को के लिए जो बेरोजगारी भत्ता देने वाला इस तरह का सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसके लिए एक लीगल बेसिस प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य होगा। उसके बाद क्या है? 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव नर्सिंग कॉलेज, हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा शो। हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा के अकॉर्डिंग जो है भारत में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 40% डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नर्सिंग कॉलेज नहीं है और नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है इंडिया में। उसको देखते हुए अगर वर्ल्ड लेवल भी बात करें, WHO के डेटा के अकॉर्डिंग भी पूरे वर्ल्ड में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो ये सब देखते हुए नर्सिंग स्टाफ की संख्या को बढ़ाने के लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कहते हैं नर्सिंग स्टाफ्स को तैयार करने के लिए, ट्रेन करने के लिए जो नर्सिंग जो कॉलेजेस होते हैं उसकी स्थापना करने जा रही है। 157 नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना करेगी हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि मेडिकल कॉलेज के साथ ही होगा। तो हम लोग यहाँ इस आर्टिकल्स में, इस न्यूज में उसी चीजों को डिटेल में देखेंगे। उसका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर एयरबस C295 एयरक्राफ्ट टेकिंग शेप इन इंडिया। क्या है? इंडिया के जो डिफेंस जो डिपार्टमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एयरबस के साथ
कुछ कोलैबोरेशन करके उसके साथ डील साइन करके C295 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है, कुछ हद तक इंडिया में बनाया जा रहा है। तो कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ था 56 एयरक्राफ्ट, यानी कि जो C295 जो एयरक्राफ्ट है उसको लेकर 56 हम लोग को खरीदना है। उसमें से 16 जो खरीद कर बनाया मिलेगा हम लोग को, और जो बाकी जो 40 है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। तो उसके पूरे डिटेल को हम लोग जानेंगे कि कब हम लोग का पहला जो बनाया जो C295 एयरक्राफ्ट है वो हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना इंडिया में कब बनाना शुरू करेंगे, कौन सी कंपनियां जो है अपने इंडिया के जो इंडिया में, और जो एयरबस जो है जो कि स्पेन की कंपनी है उसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके इंडिया बना रही है, कब तक तैयार होगा, सारे डिटेल्स को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है बुक एट लाइब्रेरी जस्ट ए क्लिक अवे। क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑनलाइन एक रिपोजिटरी बनाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे जो पूरे जितने भी मतलब हमारे देश के लाइब्रेरी है उसके ऑनलाइन मटेरियल को कनेक्ट किया जाएगा, और हम लोग उस ऑनलाइन जो रिपोजिटरी है लाइब्रेरी उसके थ्रू दुनिया मतलब भारत के कहीं भी जो लाइब्रेरी में जो बुक्स है उनको हम लोग मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके डेटा को हम लोग मतलब उस किताब को पढ़ सकते हैं। उसके लिए चार्ज लगेगा, तो उसी के बारे में हम लोग इस आर्टिकल्स में देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है, नाटो का समिट हुआ, तो नाटो के समिट में क्या निष्कर्ष निकल के आया उसमें हम लोग इस आर्टिकल के में देखने वाले हैं। तो ये ओवरऑल हम लोग का आज हम लोग का एजेंडा है, हम लोग ये सब आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है न्यूज है वही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 25th डायरेक्टर जनरल किनको अपॉइंट किया गया। आपको स्क्रीन में पिक्चर दिख रहा है, ये है डीजी राकेश पाल जी। ये राकेश पाल जी है, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया, और ये 25th डायरेक्टर जनरल हो गए इंडियन कोस्ट गार्ड के। ये इंडियन नेवल एकेडमी के पढ़े हुए हैं। इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड को 1989 में ज्वाइन किया था, और इनके पास प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन है किस चीज को लेकर, गनरी और वेपन सिस्टम को चलाने को लेकर इनको प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन है, जो कि इन्होंने प्राप्त किया था इंडियन नेवल स्कूल द्रोणाचार्य कोची में प्राप्त करा था। साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रो ऑप्टिक फायर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स भी करा है यूके से, और ये एक रिकॉग्निशन होल्ड करते हैं, फर्स्ट गनर है। ये आईसीएन इंडियन कोस्ट गार्ड के फर्स्ट गनर के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये सब उनका थोड़ा सा डिटेल था। आपको इसमें स्टैटिक पोर्शन में ये दिमाग में रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के करंट में डीजी कौन है, तो डीजी राकेश पाल है जो कि 25th डायरेक्टर जनरल है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी जान लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, एक आर्म्ड फोर्सेस है, इंडिया का भारत का आर्म्ड फोर्सेस है, जिसका काम है कि भारत की जितनी भी समुद्री हित है उसकी रक्षा करना, समुद्री हित की रक्षा करना, ठीक है, और समुद्री जो कानून है उनका पालन करवाना इस फोर्स का काम है, इस आर्म्ड फोर्स का काम है, जिसका जुरिडिक्शन, इसका जो कह सकते हैं जुरिडिक्शन मतलब कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, इनका कार्य क्षेत्र है भारत का जो टेरिटोरियल वाटर है वो पूरे तरह से इसका कार्य क्षेत्र होता है, भारत का टेरिटोरियल वाटर। और टेरिटोरियल वाटर के अंदर जो है कॉन्टिगुअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो सब भी इसके अंतर्गत आता है। हम लोग यहाँ थोड़ा सा मैप में देखेंगे कौन सा जोन को कॉन्टिन्यूअस जोन कहते हैं और कौन से जोन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मैप में। फिलहाल आपको याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक आर्म फोर्सेस है जो क्या करती है, जो भारत के समुद्री सीमा है, समुद्री हित है उसकी रक्षा करती है, समुद्री नियम कानून को बनाए रखने में सहयोग करती है, और अपने जो क्षेत्र कार्य क्षेत्र जो समुद्र के टेरिटोरियल वाटर है उसकी भी रक्षा वगैरह करती है। इनका अगर मोटो वाक्य बोले तो वयम रक्षामा, ठीक है, वयम रक्षामा इनका मोटो है इनका, ठीक है। और इनकी अगर स्थापना कब की गई थी, इनकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। कौन से कानून के अंतर्गत, तो इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और ये इंडिपेंडेंट आर्म्स फोर्स है, ये इंडिपेंडेंट आर्म्स फोर्स है इंडिया का। और इसके अगर लेकिन पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं, तो डायरेक्टर जनरल जो होते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। और अभी जो अपॉइंटमेंट किया गया राकेश पाल जी का वो क्या डायरेक्टर जनरल ही अपॉइंट किया गया, मतलब इस जो आर्म फोर्स का इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है उनका अपॉइंटमेंट किया गया डायरेक्टर जनरल का। और इनका अगर ये इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ये था कोस्ट गार्ड का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो सभी को जानना ही चाहिए। उसका देखिए हम लोग जो बात करें तो कॉन्टिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखिए तो ये समुद्र तट का बेस लाइन हुआ जहां पर समुद्र
और जो जमीन है वो मैच करता हुआ दिखता है। वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो हो गया ना, उसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। उसके बाद वही बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक का जो जोन होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिगस जोन बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस जोन बोलते हैं। ये जो टर्म्स है इसको याद रखना है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल तक का क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। आपको अगर नॉटिकल माइल नहीं पता है तो बता दूंगा, फिलहाल ध्यान रखिए 12 बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक एरिया को टेरिटोरियल सी बोलते हैं। और कॉन्टिगस जोन किसको बोलते हैं, तो बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक के एरिया को कॉन्टिगस जोन बोलते हैं। उसके बाद वही बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो हो गया उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो ये था 3 टर्म जो मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की। अब देखिए क्या है ना, नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉटिकल माइल जो होता है यूनिट होता है मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, तो हवा में, पानी में और स्पेस में जो लेंथ है वो लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस नॉटिकल माइल यूनिट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हिस्टोरिकली इसका जो इसको डिफाइन किया गया था, मेरिडियन आर्क लेंथ करस्पॉन्डिंग टू 1 मिनट, मतलब 1/60 डिग्री के अकॉर्डिंग इसको हिस्टोरिकली डिफाइन किया गया। लेकिन अभी जो है ये 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है, तो 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1 यानी कि 1852 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। 1 नॉटिकल माइल कितना बराबर होता है, 1852 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर में बोले तो 1 नॉटिकल माइल जो हो गया वो 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है, याद रखना है। और नॉटिकल माइल को कहीं कहीं कैपिटल एन से भी लिखते हैं, कहीं कहीं एन कैपिटल एन एम से भी लिखते हैं, कहीं कहीं जो है एन एम आई से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सिंबल है नॉटिकल माइल का। तो उम्मीद है हम लोग को, आप लोगों को यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीजें, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो इससे जुड़े हुए चीज को क्लैरिटी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है वो है मिस निवृत्ति रॉय जो है उनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इन्वेस्ट इंडिया का अपॉइंट किया गया। ये आपको जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये है मिस निवृत्ति राय, ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में ज्वाइन करी है 12 जुलाई 2023 को। इन्होंने टेक ओवर चार्ज किससे टेक ओवर किया, तो मनमीत एन नंदा, मिस मनमीत एन नंदा, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT जो थी, उसमें ये जो मिस मनमीत के नंदा थी वो एज ए एडिशनल चार्ज ली हुई थी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का इन्वेस्ट इंडिया का। तो उनसे ये चार्ज लिया गया इनके द्वारा। और फिलहाल इन्वेस्ट इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, ये है मिस निवृत्ति राय। ये इनको जो नारी शक्ति पुरस्कार उनसे भी सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा काम करी है। इन्वेस्ट इंडिया में आने से पहले ये इंटेल जो कंपनी है, इंटेल कंपनी में काफी अच्छा रोल निभाई है और इंटेल कंपनी को काफी ग्रो कराने में भी इनका योगदान रहा है। अब देखिए इन्वेस्ट इंडिया क्या है, इन्वेस्ट इंडिया जो है प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उनके जो न्यू इंडिया विजन है उसी के अंदर में इसको क्रिएट किया गया है। और ये लगभग जितने भी गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव होता है उसमें इनका इस जो इन्वेस्ट इंडिया जो इनके बारे में और भी जानेंगे, तो इन्वेस्ट इंडिया जो है इसका काफी ज्यादा उसमें इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है। जैसे कि मेक इन इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की बात करें, या प्राइम मिनिस्टर साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी या इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल बात करें, सभी सारे स्कीम में जो है ना इन्वेस्ट इंडिया का काफी अच्छा योगदान रहा है। अब देखिए इन्वेस्ट इंडिया है क्या, देखिए इन्वेस्ट इंडिया क्या है, एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है। इन्वेस्ट इंडिया नॉन प्रॉफिट वेंचर है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत ये नॉन प्रॉफिट वेंचर है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका काम क्या है, तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है। मतलब इसका काम क्या है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कराना और उसको फैसिलिटेट कराने का काम क्या है, इन्वेस्ट इंडिया का काम है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन्वेस्ट इंडिया जो है काफी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट को देखती है। तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कराने का और फैसिलिटेट कराने के लिए इसका योगदान है। तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो कंट्री का ग्रोथ भी होगा, तो कंट्री के ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट लाने का योगदान होता है और इन्वेस्टमेंट में प्रमोट करने का काम इसका है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया ये था, और इसके जो एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया वो मैंने यहाँ बता दिया। आगे बढ़ता हूँ, इसमें इतना ही है जानने को, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है LIC, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं कौन,
सतपाल भानु को उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो है उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ था, जो LIC के चेयरपर्सन जिसका नाम है सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती जो कि चेयरपर्सन है, उनको एडिशनल चार्ज भी लिए हुए थे, MD भी बने हुए थे LIC के। तो अब उनसे चार्ज लेकर जो परमानेंट जो MD बना दिया गया, सतपाल भानु को बना दिया गया है। ये सतपाल भानु जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक रहेंगे MD, या फिर उससे पहले अगर इनको चार्ज से लिया गया बट कुछ मतलब कोई कारणवश कोई दूसरा ऑर्डर आ गया तो दूसरे ऑर्डर तक ये बने रहेंगे। अब देखिए क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर एक इंश्योरेंस की बात होती है। इंश्योरेंस पता होगा आप लोग, जिसको बीमा बोलते हैं। तो पूरे इंडिया में जो बीमा जो है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। यह अथॉरिटी का काम है पूरे इंडिया में जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करना, उसको रेगुलेट करने का काम इसी IRDA का काम है। ठीक है, IRDA का स्थापित किया गया था IRDA एक्ट 1999 में। ठीक, 1999 में IRDA एक्ट लाकर इसको स्थापित किया गया था। और इसका पर्पस मेनली ये है कि जो पॉलिसी होल्डर है, जो इंश्योरेंस खरीदती है, जो पॉलिसी खरीदती है, उसको उसके हित की रक्षा करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मनमाना ढंग से पॉलिसी ले रहा है, उनको पॉलिसी लेने के बाद उनका जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, उनको पॉलिसी मैच्योर हो गया उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो ये सब चीजों को रेगुलेट करने का काम IRDA के पास है। और साथ साथ पूरे इंडस्ट्री को डेवलप कराने का भी काम IRDA के, उसको अगर इंश्योरेंस को लेकर कोई रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक और जो कंज्यूमर है उसके स्पेसिफिक, ये सब लॉ बनाने का भी काम जो है IRDA के अंदर उसको देख रेख में होता है। IRDA जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी क्योंकि एक लॉ के थ्रू बनाया गया, IRDA एक्ट के थ्रू बनाया गया, स्टैच्यूटरी बॉडी हो गया। और किसके अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है। ठीक है, और इसका काम साथ में उसकी जो पॉलिसी होल्डर है उनके सेफगार्ड, उनके इंटरेस्ट के सेफगार्ड के अलावा इनको इंश्योरेंस जो कंपनियां होती है, इंश्योरेंस जो इंडस्ट्रीज है, उनको लाइसेंस देने के लिए उनको रेगुलेट करने का काम भी इसी एजेंसी का, इसी अथॉरिटी का काम है। याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका हाथ है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज है हमारे सामने वो है कांग्रेस ब्रिंग्स इन बिल प्रॉमिसिंग मिनिमम इनकम इन राजस्थान। क्या, जैसा कि बताया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक न्याय, ठीक है, न्यूनतम आय योजना करके एक योजना चलाने के लिए बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 72,000 रुपया जितने व्यक्ति है उनको सालाना मिलेगा। कम से कम जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो कैटेगरी में आते हैं उसके 20% लोगों को सालाना 72,000 रुपया एक न्यूनतम आय के रूप में मिलेगा। उसका 19 के बाद से इस स्कीम की कभी चर्चा नहीं हुआ, लेकिन हाल में उसी से मिलता जुलता जो स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, और राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करने के साथ साथ इसको एक बिल पारित किया, राजस्थान मिनिमम गारंटी बिल। ठीक है, राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल, ये बिल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका बिल का नाम यही है, राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल। अब देखिए क्या है, ये जो बिल है इसमें क्या क्या ध्यान रखा गया है इस बिल में। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल। ठीक है, 2023। ये बिल जो है इसमें मेनली दो चीज को ध्यान में रखा गया है। एक जो है ध्यान में रखा गया है, जो काम कर सकते हैं, ठीक है, जो काम कर सकते हैं, हु कैन वर्क, ठीक है, हु कैन वर्क, और एक जो है कैन नॉट वर्क, ये दो कैटेगरी हो गया। तो जो काम कर सकते हैं उसमें रूरल एरिया हो गया एक, और एक हो गया अर्बन एरिया, ये दोनों को ध्यान में रखा गया। रूरल एरिया में जो मनरेगा का जो स्कीम चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम मनरेगा चल रहा है, जिसके अंतर्गत 100 दिन का काम मिलता है। तो ये जो नया जो बिल है उसके अंतर्गत क्या किया गया कि 100 दिन का काम तो मनरेगा के थ्रू मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ जो 25 दिन का काम है एक्स्ट्रा और भी दिया जाएगा लोगों को जो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी पर्सन है, जितने भी एडल्ट पर्सन है गांव में रहने वाले, जितने भी एडल्ट पर्सन है, ठीक है, कोई भी वयस्क पर्सन जो गांव में रहता है उसको इसके जो मनरेगा के में जो जॉब मिलता है उसके अलावा 25 दिन का और फाइनेंशियल ईयर में जो काम है वो मिलने का, ठीक है ना, 125 दिन का काम मिलने का है फाइनेंशियल ईयर में
किसी भी गांव में रहने वाले व्यक्ति को। अगर सरकार नहीं दे पाती है इतना काम 125 दिन, तो उसको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता यानी कि एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। यही चीज अर्बन एरिया के लिए भी कहा गया। अर्बन एरिया में भी 125 दिन का काम मिलेगा, लेकिन अर्बन एरिया में सभी को नहीं मिलेगा। जो जो रजिस्टर कराएंगे उनको मिलेगा। ठीक है, अर्बन एरिया में जो रजिस्टर कराएंगे इस स्कीम को लेकर उसको मिलेगा। ठीक है, और उसमें भी कितना है? 125 दिन का काम मिलेगा। अब देखिए क्या है, जो काम नहीं कर सकते जिसमें ओल्ड एज के लोग आते हैं, या स्पेशली एबल्ड हो गए लोग, या विडो हो गई, या फिर सिंगल वीमेन हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनको क्या मिलेगा? इनको पेंशन मिलेगा। इस एक्ट के द्वारा क्या होगा? इनको पेंशन मिलेगा। मिनिमम पेंशन 1000 रुपया बताया गया है, 1000 रुपया मिनिमम पेंशन मिलेगा। ठीक है, उनको ऑटोमेटिक इसको ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब मिनिमम अमाउंट। और हर साल जो है ना, हर साल 15% का इस जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। और ये जो पूरे चीज है, पूरे स्कीम को एक लॉ बेस्ड यानी कि कानून के तहत लाया गया। तो ये उसके लिए कानून कौन सा बना पारित हुआ? तो राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 पास किया गया, और जो कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव भी किया, कैबिनेट के द्वारा इसको रिजोल्यूशन को पास भी करा लिया गया। तो इस तरह का स्कीम लाने वाला है, सोशल सिक्योरिटी को, पेंशन को एक लीगल गारंटी देने वाला ये देश का पहला राज्य के रूप में माना गया। और द हिंदू को बताते हुए गहलोत करते हैं कि इट इज द राइट ऑफ गहलोत, जो है मिस्टर गहलोत जो है वो क्या है, मिस्टर अशोक गहलोत जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। वो कहते हैं इट इज द राइट ऑफ वन ऑल टू बी एबल टू लीड देयर लाइफ विथ डिग्निटी। ये उनका, जितने भी लोग हैं सभी का अधिकार है कि वो एक डिग्निटी है, जीवन जो है डिग्निटी के से जिए। ठीक है, एक आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए, उसके लिए जो है उनको काम वगैरह देना काफी जरूरी है। तो ये था जो बिल आया उसके बारे में यहाँ पर ओवरऑल। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो काम कर सकते हैं उनके लिए रूरल एरियाज में 25 दिन का एक्स्ट्रा काम मिलेगा। 100 दिन का तो मनरेगा के अंतर्गत मिल रहा है, उसके बाद 25 दिन का एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कुल 125 दिन का काम मिलेगा सभी लोगों को, जितना भी एडल्ट है जो काम कर सकते हैं उनके लिए। अर्बन एरिया में भी 125 दिन का काम मिलेगा, लेकिन जो रजिस्टर कराएंगे उनको मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट फेल कर जाती है 15 दिन के भीतर गवर्नमेंट फेल करती है, तो 15 दिन के भीतर जो है इनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और वैसे लोग जो ओल्ड एज हो गए, या फिर स्पेशली एबल्ड हो गया, विडो हो गए, या सिंगल वीमेन हो गए जो काम नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को इस एक्ट के अंतर्गत पेंशन मिलेगा। और पेंशन जो है हर साल 15% का वृद्धि होगा। ये इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट है वो आप लोग को ध्यान रखने की बात है। ये जो एक्ट जो है काफी यूनिक एक्ट है, तो इसलिए ये न्यूज में पूछा जा सकता है। स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं उनके अलावा सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव नर्सिंग कॉलेजेस, हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा। सो देखिए क्या बात यह है कि जो नर्सिंग सर्विसेज होता है वो पूरे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट का एक रीढ़ की हड्डी होता है। डॉक्टर्स तो होते ही हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं कोई भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में डायरेक्ट रोल नहीं निभाते। डायरेक्ट रोल तो निभाते, जो उनका तो मेन काम है ही, लेकिन बाकी अगर नर्सिंग स्टाफ नहीं रहे, नर्सिंग सर्विसेज ना रहे, तो डॉक्टर लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से बैकबोन है नर्सिंग जो सर्विस होता है किसी भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट का। इंडिया में करेंटली जो है ना 35 लाख नर्सेस है। इंडिया में कितना नर्सेस है? 35 लाख नर्सेस हैं। अगर हम लोग नर्सेस की बात करें, पर पॉपुलेशन रेशियो बात करें, नर्सेस इज टू पॉपुलेशन बात करें, तो इंडिया में कितना है? 2.06 पर 1000 पे नर्स, यानी कि हर 1000 लोगों पे 2.06 ही, मतलब मान के चलिए हर 1000 पे कितने नर्स उपलब्ध है हमारे इंडिया में? 2 ही नर्स उपलब्ध है। लेकिन ये ग्लोबल बेंचमार्क कितना है? ग्लोबली कहा जाता है कि कम से कम 1000 व्यक्तियों पे 3 जो नर्स है वो होना ही चाहिए, 3 नर्स होना चाहिए। तो हमारे इंडिया पे नर्सों की संख्या काफी खराब है। उसी प्रकार से अगर WHO के डेटा की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग जो है ना नर्सिंग स्टाफ, जिसमें मिडवाइफरी वर्कफोर्स ये सब भी आ जाते हैं, ग्लोबल नर्सिंग, उसकी संख्या WHO के डेटा के अकॉर्डिंग 27 मिलियन नर्सिंग स्टाफ्स हैं। ठीक है, जो कि पूरे वर्कफोर्स का मात्र 50% ही है। तो ग्लोबली जो है 50% का कमी देखने को मिल रहा है नर्सिंग स्टाफ में। ठीक है, जो कि ज्यादातर एशिया और अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कंट्रियों में ये ज्यादा है नर्सिंग स्टाफ की कमी। और इंडिया में वापस आते हैं। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जो
अगर नर्सिंग कॉलेजेस की बात करें, नर्सिंग स्टाफ्स की तो कमी है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं, उनकी कमी है। उनके क्या डेटा है देखिए, अगर हम लोग देखा जाए तो नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि नर्सिंग जो स्टाफ्स को तैयार करती है, वैसे इंस्टीट्यूशन नर्सिंग कॉलेजेस, उनका ग्रोथ मान लो मात्र 36% का ही ग्रोथ हुआ, मतलब मात्र 36% का ही नया जो इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वो खोला गया। अगर डेटा बात करें 2014 से 15 के बीच में देखें। अगर सीट की बात करें, नर्सिंग स्टाफ की जो सीट जो होती है, उसमें मात्र देखा गया 40% का ही ग्रोथ दिखा गया। देखिए 14 से 15, 14 से 15, अभी 23 चल रहा है, 9-10 साल के आसपास, 8-9 साल के आसपास हो गया। लेकिन कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में कितना परसेंट का वृद्धि दिखा गया? मात्र 36% का वृद्धि दिखा गया। और इन विदित 10 सालों में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है। साथ साथ जो नर्सिंग सीट्स है, उनमें भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला। और ये तो ओवरऑल इंडिया एस्पेक्ट की बात हो गई नहीं, लेकिन अगर स्टेट वाइज देखें तो और डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। 64% जो नर्सिंग जो वर्क फोर्स है, नर्सिंग स्टाफ जो है, वो ज्यादातर कहाँ पर है? जो साउथ के जो 6-8 जो राज्य है, वहीं पर ज्यादा सिचुएटेड है। और 42% नर्सिंग जो इंस्टीट्यूशन यानी कि 42% यानी कि 42% जो नर्सिंग कॉलेजेस है, कहाँ पर स्थापित है? वो ज्यादातर साउथ के स्टेट, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गई, ये सब जो राज्य है, वहां पर 42% नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। मात्र 17% ही जो है ना, वेस्टर्न स्टेट जैसे हो गया राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मात्र 17% ही जो नर्सिंग कॉलेजेस वो स्थापित है। और उससे भी डेटा और भी खराब है, 2% ही मात्र नर्सिंग कॉलेज जो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलता है। तो भारत में नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर काफी डिस्पैरिटीज है। अगर हम दूसरे नर्सिंग कॉलेजेस को छोड़कर हम लोग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की मेडिकल सीट की बात करें ना, तो उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिला। मतलब एमबीबीएस की डिग्री या फिर एमबीबीएस के बाद जो डिग्री लेते हैं डॉक्टर लोग ना, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाला डिग्री, तो वो सब के सीटों में देखने को मिला है 110 से लेकर 114% की वृद्धि देखने को मिला है। अंडर ग्रेजुएट वाला में 110% का वृद्धि देखा गया सीट में, और 114% का वृद्धि देखा गया पीजी वाले मेडिकल सीट्स में। लेकिन नर्सिंग वाले में कितना परसेंट वृद्धि देखा गया? हमारे सीट में हमारे देखा गया 40% का वृद्धि देखा गया। तो नर्सिंग वाला जो सीट हो गया, नर्सिंग स्टाफ की तो कमी हो गई, इस तरह के डेटा से पता चल रहा है हम लोग को। तो यही सब चीज को ठीक करने के लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोला जाएगा। 157 नया जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी स्थापना की जाएगी। जितने मेडिकल कॉलेज है ना, उसी के साथ में, मेडिकल कॉलेजेस के साथ में ही 157 यानी 157 जो नर्सिंग कॉलेजेस है, उनकी स्थापना करना है। बीते 2 साल में, पिछले 2 साल, जो आने वाला 2 साल में ये सारा काम करना है। हर कॉलेज को 10 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इस कॉलेज की इस जो नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने के लिए। मेडिकल कॉलेज के साथ में ही ऐसा खुलने वाला है, ठीक है। और इस स्कीम में जो स्टेट है उससे डेटा मांगा गया है, उनको काम सौंपा गया कि आप कमेटी बना के मॉनिटर करिएगा कि ये जल्दी काम हो सके, प्रोजेक्ट बेसिस पे, मिशन बेसिस पे जल्दी काम हो सके। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक बढ़िया, मतलब नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा स्कीम लॉन्च किया गया। अब देखिए, जो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ये स्कीम को लॉन्च करते हुए, और भी जो पुराना जो स्कीम था, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस स्कीम, इस स्कीम के बारे में, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है। इसके बारे में भी कुछ बात कही गई है कि शॉर्ट ट्रेनिंग सर्विसेज जो दिया जाता था, जो अभी तक दिया गया इस स्कीम के अंतर्गत, जो 18,600 जो नर्सेस है, इससे बेनिफिट हुए। और इसके अंतर्गत 620 कोर्सेस लॉन्च किया गया। जो डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस स्कीम था, इसके अंतर्गत अभी तक 18,600 नर्सेस को बेनिफिट मिला है और 620 कोर्सेस अभी तक हो चुके हैं। और सेंटर ने देखा कि दिल्ली हो गया, केरला हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब जो राज्य है, उनको इस स्कीम से ज्यादा बेनिफिट लिए हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, ये इस स्कीम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सही ढंग से। तो यही ओवरऑल यहाँ पर पिक्चर बताया गया था इस न्यूज के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ्स को लेकर, ठीक है। इसमें कुछ डेटा जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पर 1000 पीपल में कितना नर्सिंग स्टाफ है, क्या स्टेटस है नर्सिंग कॉलेजेस का, क्यों स्कीम ला रही है, ये मेंस के एस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट होता है ये सब जो न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो सब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला जो न्यूज है हमारे सामने वो ये है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर एयरबस C295
295 एयरक्राफ्ट टेकिंग शेप इन इंडिया। देखिए ये हेडलाइन है। अब देखिए मैं शुरू से बताता हूं कि सितंबर 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22,000 करोड़ का, ठीक है, 22,000 करोड़ का डील साइन किया। किसके साथ? तो एयरबस के साथ, एयरबस के साथ। और साथ साथ में एयरबस एंड स्पेस, एयरबस एंड स्पेस ऐसे ये पूरा नाम है इसका, एयरबस एंड स्पेस ऐसे ये पूरा नाम है, जो कि स्पेन की कंपनी है, ठीक है। उसके साथ डील साइन किया। किस चीज के लिए? तो 56 जो है C295 एमडब्ल्यू एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। 56 C295 जो एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसको खरीदने के लिए, मतलब इसी के लिए, इसी को लेकर डील साइन किया गया, ठीक है। जो अपने इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है, 56 इस्तेमाल होगा, ठीक है। 56 जो C295 एयरक्राफ्ट जो आएगा वो एयरफोर्स में इस्तेमाल होगा। पुराना जो एयरफोर्स में जो इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसका नाम है एवरो एयरक्राफ्ट, ठीक है, एवरो एयरक्राफ्ट। उसको रिप्लेस करेगा, उस एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके एयरबस का नया C295 एयरक्राफ्ट अपने इंडिया में होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह भी कहा गया था कि 16 जो एयरक्राफ्ट है वो बना बनाया स्पेन से इंडिया में लाया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 40 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी, इंडिया में जो है मैन्युफैक्चर होगा। एयरबस जो है वो एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसके साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो स्पेन की कंपनी एयरबस इंडिया में 40 C295 जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में बनाएगी, ठीक है। और साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहा गया है कि सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होगा स्पेयर, ग्राउंड सपोर्ट, टेस्ट इक्विपमेंट, टेक पब्लिकेशन, ट्रेनिंग डिवाइसेस, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा इस कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल है। तो ये बात की बात है। अब देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया था उसके अंतर्गत देखा जा रहा है कि पहला जो एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स को पहला C295 कब मिलने वाला है? तो सितंबर में मिलने वाला है। अभी जुलाई चल रहा है, कुछ दिन के बाद अगस्त, फिर अगले महीने तीसरे महीने सितंबर हो जाएंगे। सितंबर में इंडियन एयरफोर्स को पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। और उसके लिए जो है 6 पायलट ट्रेंड हो रहे हैं सिविली, ठीक है। सिविले जो है, सिविले स्पेन का एक सिटी है, वहां पर ये लोग पायलट ट्रेंड हो रहे हैं। उसके अलावा 22 मेंबर भी ट्रेनिंग में है जो मेंटेनेंस क्रू मेंबर में काम करेंगे, वो भी मेंटेनेंस में काम पे कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा जो C295 जो एयरक्राफ्ट है वो माना जा रहा है कि मई 2024 का 2024 के मई में आने वाला है। दूसरा कब आएगा? मई 2024 में आएगा। उसके बाद जो बाकी जो 7 है ना, बाकी जो है 7 वो हर महीना एक एक करके आता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो 16 है उस तरह से आता जाएगा। तो ये डेटा, ये बात कौन का है? ये बात कहने वाले कौन है? तो इंडिया का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम C295 का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके हेड है, जिनका नाम है जॉर्गे मैड्रिड जो है इस प्रोग्राम के हेड है, उनके द्वारा ये बात कहा गया। अब देखिए जो इंडिया में जो बनने वाला जो है ना, उनके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो इंडिया में जो बनाया जाएगा बाकी C295 एयरक्राफ्ट 40 के आसपास इंडिया में बनेगा, उसके लिए एक फाइनल असेंबली लाइन बनाया गया, FAL जिसको बोलते हैं फाइनल असेंबली लाइन यूनिट, और एक तो बनाया गया जिसको बोलते हैं MCA, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन कंस्ट्रुएंट असेंबली यानी MCA, ये बनाया जाएगा। MCA में क्या होगा, जितना भी उनका फ्यूजल पार्ट है, यानी कि जो इसका जो मेन पार्ट होता है ना, ये वाला जहां पर लोग बैठते हैं, इंजन वगैरह, इस पार्ट को फ्यूजल पार्ट बोलते हैं। तो इसका ये पार्ट में ये जो फ्रंट वाला पार्ट हो गया, बीच वाला पार्ट हो गया, सब पार्ट में बनता है। सब पार्ट को बना के असेंबल करके करने का काम जो MCA हो गया, जो जिसका नाम क्या, मेन कंस्ट्रुएंट असेंबली, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड होगा, ठीक है, हैदराबाद में सिचुएटेड होगा। वो इसको बनाकर वापस FAL के पास भेजेगी। इसका नाम है क्या, फाइनल असेंबली लाइन, जो कि वडोदरा में होगा, ठीक है। वडोदरा में ये होगा, वडोदरा में होगा, और ये आपका हैदराबाद में होगा। यहाँ पर बना के फिर इसको भेजेगी, फिर ये इसको एयरक्राफ्ट को फाइनल करेंगे, ठीक है। तो ये था इस जो यूनिट है जो इंडिया में बनने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और बताएं। तो FAL जो है ना, फाइनल असेंबली लाइन, इसको बनाया जाएगा, वो जो कि बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, जो कि बनाया जाएगा वडोदरा में, जो कि 36 एकड़ में फैला होगा। और इसका काम शुरू हो गया, माना जा रहा है कि नवंबर 2024 तक, जो है नवंबर 2024 तक ये भी अपना काम करना शुरू कर देगा FAL, ठीक है। FAL काम करना शुरू कर देगा। इस जो प्रोग्राम के अंतर्गत जो कुछ इसमें इक्विपमेंट जो लगेंगे, जैसे हो गया रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये सब जो इंडिया का ही कंपनी बनाएगी, इसका नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, ये बनाएगी। और काउंटर मेजरिंग डिस्पेंसिंग सिस्टम भी भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा।
ठीक है, ये सब इंडिया के इक्विपमेंट से इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें देखा गया कि जो इंडिजिनियस जो चीजें थे उनका ज्यादा इस्तेमाल होगा और जो बाहर की चीजों का इस्तेमाल काफी कम होने की बात की गई है। बोला जा रहा है कि 30% के आसपास जो है ना बाहर की चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा और मेक इन इंडिया के तर्ज पे बाकी जो चीजें हैं 70% 80% जो बनेगा वो इंडिया में ही बनाया जाएगा। बोला जा रहा है कि 14,000 जो डिटेल पार्ट्स है वो इंडिया में बनाए जाएंगे और 35,000 जो पार्ट है उसका इंडस्ट्री यहीं पर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद जो इस प्रोग्राम के जो हेड है जिनका नाम बताया गया क्या बनाया गया, जॉर्ज मैड्रिड के अलावा जो प्रोग्राम के हेड हैं उनके द्वारा यही बताया गया कि जो प्रोजेक्ट है ना उसके थ्रू 15,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगा और 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर इंडस्ट्री बनेगा तो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री बनेगा तो लोगों को जॉब मिलना स्वाभाविक है। तो बीते 10 साल में जो प्रोग्राम चलेगा इसमें हम लोग 40 C295 एयर बस इंडिया में बनाने वाले हैं। उसके प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग क्या टोटल जो है 25,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं पीछे जो 10 साल है उसमें। और बाकी जो इंडिया को ये जो डिफेंस सिस्टम जो मिलेगा एयरबस C295 जो कि ट्रांसपोर्ट कैरियर है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो चीजों को ट्रांसफर कराने के लिए कोई भी फोर्स में। ये जो एयरबस जो है C295 एयरक्राफ्ट जो इसका सिर्फ इस्तेमाल एयरफोर्स ही नहीं करेगी, इसका इस्तेमाल जितने भी मिलिट्री के विंग्स है सारे के द्वारा किया जाए क्योंकि ट्रांसपोर्ट में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर एयरबस C295 एयरक्राफ्ट टेकिंग सेफ इंडिया के अंतर्गत जो आर्टिकल में डिस्कस करना था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल्स क्लियर हुआ होगा क्या इसमें चीजें दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने जो न्यूज है वो ये है कि बुक्स एट लाइब्रेरी जस्ट ए क्लिक अवे। क्या जितने भी एकेडमिक्स हैं, टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, चीज़ों को रिसर्च करने के लिए और चीज़ों को जानने समझने के लिए तरह तरह का लाइब्रेरी को विजिट करना पड़ता है। कभी कभी लाइब्रेरी काफ़ी दूर होने की वजह से उसको परेशानी होता है वहाँ पर पहुँच के उन चीज़ों को पढ़ना। कभी कभी चीज़ें नहीं मिल पाती है, सही से ढूंढ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ को टैकल करने के लिए और उन लोगों के लिए एक तरह से आशीर्वाद टाइप का होगा ये जो नया जो चीज स्कीम यहाँ लॉन्च बताया जा रहा है। अभी लॉन्च हुआ नहीं, उसको लॉन्च किया जाएगा इंडिया बेसिस पे। बताता हूँ कब लॉन्च किया जाएगा। तो उसके लिए ही ऑनलाइन रिपोजिटरी लॉन्च किया गया है, रिपोजिटरी बनाया गया है। ठीक है, जो कि पूरे कंट्री पे काम होगा। फिलहाल क्या है ना, फिलहाल पायलट बेसिस पे है। पायलट बेसिस मतलब क्या होता है, कोई भी अगर प्रोग्राम लॉन्च होता है ना उससे पहले कुछ छोटे से जगह पे उसका प्रोग्राम स्कीम को या पॉलिसी को अप्लाई करके देखते हैं। अगर वो सही काम कर रहा है तो हम लोग फिर उसको बड़े स्तर पे काम करते हैं। अगर हम लोग पायलट बेसिस पे काम ना करें और एक डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देना तो उससे क्या होता है, स्कीम के फेल होने की चांसेस ज्यादा होती है, उनकी चुनौतियों को हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो ये सबको सही करने के लिए पायलट बेसिस पे करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन रिपोजिटरी जो बुक बनाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लाइब्रेरी के जो किताब है उसको ऑनलाइन डाला जाएगा और ऑनलाइन ही लोग जो है उसको पढ़ पाएंगे और जो उसको पढ़ने के लिए चार्ज भी लगेगा। ठीक है, चार्ज की बात की गई है। तो ऐसा बनाया जा रहा है। तो फिलहाल क्या गया, 13 लाइब्रेरीज जो है मतलब भारत की जो बड़े बड़े लाइब्रेरीज है जैसे बढ़िया बढ़िया किताब है उनके 13 लाइब्रेरीज को जोड़ा गया। इसमें कौन कौन से है पायलट प्रोजेक्ट में जो है नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता का जो नेशनल लाइब्रेरी वो है, उसका न्यू दिल्ली का सेंट्रल सेक्रेटरीट का लाइब्रेरी है वो है, तो पटना का जो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है वो है, और उसके बाद जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ये भी लाइब्रेरी, ये सब पायलट बेसिस में इसमें शामिल है। ठीक है, और ये जब सक्सेस मतलब इसके बाद कुछ दिनों के बाद इसको पूरे कंट्री पर ही लॉन्च कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, जो पोर्टल होगा, जो ऑनलाइन पोर्टल होगा, वो कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, तो इसका इस्तेमाल हम लोग इंडियन कल्चर का जो पोर्टल है ना, इंडियन कल्चर का पोर्टल है, वहां से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और पैसे लगेंगे, चार्ज लगेंगे। ठीक है, इनको इस्तेमाल करने के लिए ये लाया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन लाइब्रेरी, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इसको लाया जाएगा। ठीक है, और इसको पूरी तरह से मतलब इसको कह सकते हैं शुरुआत कब से होगा, इसका शुरुआत जो होगा अभी फिलहाल जो न्यू दिल्ली में एक प्रोग्राम होने वाला है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी करके कुछ ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, जो कि 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में होगा, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी। वहां पर उस दिन जो है जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, साथ साथ में उस समय एक और चीज लॉन्च करने वाली है, जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक और चीज लॉन्च करने वाली, वो क्या है, स्पेशल रैंकिंग सिस्टम फॉर लाइब्रेरी अक्रॉस इंडिया। यानी कि भारत में जितने भी लाइब्रेरी है उनके लिए एक स्पेशल रैंकिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि
लाइब्रेरीज के बीच में कंपटीशन है, उनके बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उनका पॉलिसी डेवलप हो, क्योंकि एक रैंकिंग मिलेगा तो लोगों को इनिशिएटिव्स लेने में फायदा मिलेगा, इंसेंटिव्स हो गया एक तरह से। रैंकिंग मिले, फर्स्ट ये लाइब्रेरी फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो बाकी जो लाइब्रेरीज है उनके अंदर भी ये भावना है कि वो फर्स्ट आए, हमको भी अगली बार फर्स्ट आना, तो वो भी अपना पॉलिसी वगैरह बढ़िया करेगी, जो रीडर्स के लिए कुछ और काम करेगी। तो ये एक तरह से लाइब्रेरी को का जो सिस्टम है उसको प्रमोट कराने में काफी बेहतर साबित होगा, स्पेशल रैंकिंग सिस्टम जो लॉन्च किया जाएगा लाइब्रेरीज के लिए ये, ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम जो होने वाला है, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी, जो एक तरह से यूनिक फेस्टिवल होने वाला है, जो कि 5 अगस्त से लेकर 5 और 6 अगस्त को होने वाला है। इसमें एग्जीबिशन भी लगेगा, क्या क्या चीज के लिए, जो क्राफ्ट है, जैसे कि कार्टोग्राफी हो गया, कैलीग्राफी हो गया, या फिर कर्सिव राइटिंग हो गया, ये सब 3-4 चीजों के लिए क्या वहां पर एग्जीबिशन लगेगा उस प्रोग्राम के अंदर, उस फेस्टिवल के अंतर्गत। और साथ साथ में कर्सिव राइटिंग का बुक भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। 22 इंडियन लैंग्वेज का जो कर्सिव राइटिंग का बुक है वो भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये था बुक्स एट लाइब्रेरी जस्ट ए क्लिक अवे। तो ये जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए काफी बढ़िया, रिसर्च वगैरह करते हैं और चीजों को जानने के लिए जो लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काफी बढ़िया चीज हो जाने वाला है, क्योंकि वो क्लिक पर ही घर पे बैठे बैठे बड़े बड़े लाइब्रेरी को विजिट करके वहाँ किताबों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर तरह की किताब जो है वो ऑनलाइन व्यक्ति खरीद नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे किताब होते हैं ना कि वो उतना रेयर होता है कि वो 1-2 ही होते हैं, और वो व्यक्ति अगर उसको खरीदना जाए थोड़े से आर्टिकल पढ़ने के लिए तो उसको 10-20 हजार के आसपास उसको किताब खरीदने में लग जाएगा, ठीक है। तो उतना पैसा खर्च करना एक तरह से कॉस्ट बेनिफिट नहीं पड़ता है, तो लाइब्रेरी में विजिट करके वो लोग पढ़ते हैं, तो कुछ अपने आसपास लाइब्रेरी नहीं हो पाता है जिसकी वजह से परेशानी होता है। तो ये सबको दूर करने के लिए ये लाइब्रेरी स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम द नाटो समिट। देखिए क्या है, रिसेंटली नाटो का समिट हुआ। नाटो का समिट कहाँ हुआ? नाटो का समिट हुआ विल्नियस में, ठीक है। विल्नियस में ये नाटो का समिट हुआ, ठीक है। विल्नियस में ये नाटो का समिट हुआ। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, तो ये नाटो का समिट जो हुआ, नाटो का समिट से पहले इस आर्टिकल में ये बताया गया है, समिट को डिस्कस करने से पहले ये बताया गया कि देखा जा रहा था कि ये काफी समय से ये चर्चा में था कि नाटो का क्या रिलेवेंस है या नहीं है, इसकी चर्चा था कि क्या नाटो का बनाया गया था मतलब रसिया के खिलाफ कोल्ड वार के टाइम में ऐसा कुछ बनाया गया था, लेकिन अब तो वो रसिया टूट गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, कोल्ड वार खत्म हो गया, रसिया टूट गया, तो नाटो का अहमियत नहीं रह जाता है। लेकिन जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और जो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो कंट्री, यूरोपियन जो कंट्री जो नाटो में ज्वाइन नहीं थे, वो पुनः नाटो में ज्वाइन करना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से नाटो का जो रिलेवेंस है वो निकल गया कि नहीं, नाटो का भी रिलेवेंस है। तो ये हो सकता है कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नाटो का रिलेवेंस है, जिस प्रकार से यूएन का रिलेवेंस को लेकर क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रही है, उसी प्रकार से नाटो का रिलेवेंस पर भी क्वेश्चन बनता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को बात को खंडन हुआ कि नहीं, नाटो का रिलेवेंस है अभी, और वो सिर्फ रिलेवेंस नहीं है, नाटो एक्सपैंड भी कर रहा है। देखिए हम लोग जानेंगे कैसे नाटो एक्सपैंड कर रहा है। तो अभी हाल में जो नाटो का मीटिंग हुआ वो विल्नियस में हुआ, इस मंथ विल्नियस में हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस मीटिंग में 2 चीज ज्यादा खास देखने को, बहुत सारी चीजें खास देखने को मिला। देखिए इसमें डिफरेंट क्या था, ये मीटिंग स्पेसिफिक क्या था, क्योंकि इस मीटिंग में जो विल्नियस के जो समिट थे, उस समिट में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर जो जेलेंस्की है, वो वहां पर आए थे और वो अपनी बात रख रहे थे, नाटो के जो मेंबरशिप है उसको आगे बढ़ाने की बात को रख रहे थे। उसके बाद जो नाटो का इसी दौरान, क्योंकि ये व्यक्ति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की, जिस पर रसिया के द्वारा, जिसके कंट्री पर रसिया के द्वारा हमला हुआ है, और वो डिमांड कर रहा है कि हमको यूक्रेन को भी नाटो में शामिल कर लो, क्योंकि नाटो में शामिल होने के ही लेकर जो है ना, ये जो अटैक हुआ उसी को लेकर ही हुआ कि यूक्रेन बोल रहा था कि नाटो में शामिल हो जाएंगे हम, नाटो में शामिल कर लो हमको। इसकी वजह से रसिया खफा होकर जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पे अटैक कर दिया कि तुम इधर नाटो को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि नाटो में ज्वाइन करना रसिया के मिलिट्री एस्पेक्ट से खतरा होता है, उनके बॉर्डर सिक्योरिटी पे खतरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो रसिया के द्वारा यूक्रेन पे अटैक किया गया, और यूक्रेन जो है वो मतलब रसिया के साथ अभी वार पे है। और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, वो
जो विल्नियस के समिट है वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो वो डिमांड कर रहे हैं, नाटो का मेंबरशिप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नाटो का मेंबरशिप उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पेक्ट है डिस्प्यूट्स वगैरह के वजह से उनको अभी शामिल नहीं करेंगे। डिस्प्यूटेड चीज लायबिलिटी बन जाता है, पूरे ग्रुप में लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। इसी कारण से नाटो मेंबरशिप अभी उनको एक्सेप्ट करने से रुक रहे हैं। लेकिन इनको एक तरह से शांत करने के लिए, इनको बताने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक नाटो यूक्रेन काउंसिल बनाया गया, जिसमें बोला गया कि हम लोग जो क्राइसिस अभी चल रहा है, जो वार चल रहा है, उसको उसके लिए कंसल्टेशन का काम करेंगे, उसके लिए डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, ठीक है। ये सब सपोर्ट जो होगा ये सब हम लोग देंगे। साथ साथ जो जो यहाँ पर व्यक्ति जो आए थे जेलेंस्की, जो क्या क्या डिमांड लेकर आए थे, डिमांड लेकर आए थे न्यू वेपन पैकेज, नया जो वेपन पैकेज है उसको लेकर, सिक्योरिटी गारंटी को लेकर आए थे, और जो नाटो में ज्वाइन करने का सहमति है वो सब चीज को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे कि ये सब बात होगा, नया वेपन्स वगैरह पैकेज मिलेगा, सिक्योरिटी गारंटी मिलेगा, और नाटो में हम ज्वाइन कर जाएंगे, ऐसा इन्विटेशन हमको मिलेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा करके लेकर आए थे। तो इनका ये सब बात तो यहाँ पर माना नहीं गया, लेकिन यहाँ पर एक नाटो यूक्रेन काउंसिल बनाया गया जो उनके लिए मदद करेगा कुछ हद तक। उसके अलावा जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ एमुनिशन का सपोर्ट देंगे, साथ साथ जो कुछ डिफेंस इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा वो सब देंगे, ठीक है। उसके बाद नाटो ने प्लान किया, नाटो न्यू प्लान इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ए फोर्स ऑफ 3 लाख ट्रूप्स with air naval capability while emphasizing the importance of a strong industrial base leading to the endorsement of defense production action plan। क्या नाटो का इस मीटिंग में इसके अलावा और क्या हुआ बात, तो जो फोर्सेस की संख्या बढ़ाने की बात हुई कि वो 3 लाख जो ट्रूप्स है वो बनाएंगे, जिसमें एयर नेवल कैपेबिलिटीज होगा, ये सब यहाँ पर चर्चा हुआ। अब देखिए क्या है, ये जो नया मेंबर्स इसमें जुड़ रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंट है उसके बारे में बात हुआ। तो नाटो का अभी जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो दो कंट्री और स्वीडन और आपका फिनलैंड दोनों साथ में अप्लाई कर दिया नाटो को मेंबरशिप के लिए। तो फिनलैंड को पहले अप्रूवल मिल गया था, और जो स्वीडन कंट्री था उसको अप्रूवल के लिए रोक के रखा था कौन, जो तुर्की है, वो कंट्री रोक के रखा था, बोला था उसका कुछ डिस्प्यूट चलता है स्वीडन के साथ, कुछ जो सेशनिस्ट ग्रुप है कुर्दिश को लेकर डिस्प्यूट चलता है तुर्की के साथ। तुर्की बोलता है कि स्वीडन जो कंट्री है वो जो अपने यहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप जिसको बोलते हैं वो लोग कुर्दिश मिलिटेंट, उनको पनाह देता है, उनके राइट की बात करता है। तो ये सब को लेकर डिस्प्यूट था, तो स्वीडन को अप्रूवल नहीं दे रहा था तुर्की, क्योंकि नाटो का ऐसा रूल है कि सभी लोग अगर साथ में कोई भी साथ में एक्सेप्ट कर ले, कोई भी वीटो कर दिया तो एक्सेप्ट नहीं होगा, सब साथ में एक्सेप्ट करेंगे तभी एक्सेप्ट होगा। तो रोक के रखा था, कुछ दिन के बाद जो है जो अप्रूवल मिल गया स्वीडन को, पहले तो फिनलैंड को मिल चुका था, स्वीडन को भी मिल चुका है। अब देखिए क्या रिलेवेंस रह गया तो ये जो मेंबर जो बढ़ रहे हैं, मेंबर जो इंक्रीज हो रहा है, पहले फिनलैंड इंक्रीज हुआ, अब स्वीडन भी कुछ दिन के बाद अब फाइनली अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि तुर्की भी मान गया। तो इससे दो तरह का सिग्नल मिलता है, दो चीज समझ में आता है। पहला चीज ये समझ में आता है कि जो ये नाटो का जो अलायंस है उसका जो आर्टिकल 10 जो है, जो कि वाशिंगटन ट्रीटी जो साइन हुआ था, वाशिंगटन ट्रीटी के अंतर्गत ये बनाया गया था नाटो जो बनाया गया था, उसका आर्टिकल 10 अभी भी क्या है, मान्य है, जो कि साइन हुआ था अप्रैल 1949 में साइन हुआ था, वो अभी भी मान्य है। उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि अदर यूरोपियन कंट्री को भी अपने मेंबर बनाया जा सकता है, नाटो का मेंबर बनाया जा सकता है, उसको इनवाइट करके उसको मेंबर बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग बात करता है, इससे पता चलता है कि आर्टिकल 10 को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा बात ये पता चलता है कि तुर्की जो है वो जो अपोजिशन कर रहा था स्वीडन को, वो अब शामिल हो गया, तो शिफ्ट आ गया, यानी कि अब एक्सपैंड हो रहा है, तुर्की का ईमान बदल गया, ठीक है। बाकी जो फाइनल अप्रूवमेंट जब तुर्की जो अपने पार्लियामेंट में फाइनली अप्रूवमेंट दे देंगे, उसके बाद फिर स्वीडन जो है इसका मेंबर जुड़ जाएगा। तो इससे दो चीज पता चला कि पहला तो नाटो एक्सपैंड कर रहा है, और नाटो में कुछ जो कह सकते हैं जो असहमति है वो खत्म होकर और भी एकजुटता आ रहा है। तो तुर्की जो ऐसा काम यानी कि अप्रूव कर दिया नाटो के मेंबरशिप के लिए, जो स्वीडन था उसको अप्रूव कर दिया, उसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि जो तुर्की का जो कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो रहा है, तो उसको कुछ बेनिफिट चाहिए, यूएस से बेनिफिट चाहिए, उससे इकोनॉमिक पैकेज वगैरह कुछ चाहिए, तो उसके बायलैटरल इशू को सोल्व करने के लिए यूएसए से मदद लेने के लिए स्वीडन को अप्रूवल दिया गया, ठीक है। तो ये था। उसके बाद देखिए
इस नाटो समिट में, या फिर कह सकते हैं नाटो को लेकर यूएस का क्या स्टैंड रहा है। तो जो बिडेन जो है करंटली जो अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट है, वो काफी हद तक पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन का भी सपोर्ट करते हैं, नाटो का भी काफी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ना नाटो का, इससे पहले जो यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, वो काफी हद तक नाटो के समर्थन में नहीं रहते थे। वो कहते थे कि ये जो इसको यूएस को नाटो से विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा वगैरह और भी चीजें बर्बाद होती है, ये सब चीजें बात वो कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया यूएस और पुराने यूएस प्रेसिडेंट और नए यूएस प्रेसिडेंट का स्टैंड बताया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, इस नए नाटो में क्या क्या कुछ थ्रेट एक्टर का डिस्कशन किया गया, क्या क्या ये सब तो डिस्कस हुआ ही, मेंबरशिप को लेकर मेंबर अप्रूवल हुआ, जो जेलेंस्की है वो अपने बात रखी सबसे। उसके अलावा कुछ थ्रेट को लेकर डिस्कस हुआ। तो थ्रेट को लेकर डिस्कस ये हुआ कि नाटो जो है थ्रेट कर रहा है चाइना का जो मालेशियस जो हाइब्रिड साइबर ऑपरेशन है ना, उसको लेकर बात हुआ। साथ साथ बात ये हुआ कि नाटो को अपना ज्यादा जोर देना चाहिए, इंडो पैसिफिक रीजन पे जोर देना चाहिए, और उसका जो एफर्ट है यूरो जो अटलांटिक जो सिक्योरिटी है उसको एक्सपैंड कर करके क्वाड के मेंबर को भी उसमें शामिल करना चाहिए, जिसमें रीजनल कंट्रीज है, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ कोरिया, उसको भी हम लोग को साथ में लेके चलना होगा ये जो नाटो मेंबरशिप है नाटो के साथ में, क्योंकि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि चाइना जो है कुछ हद तक यूएस के लिए थ्रेट है, तो यूएस के जो और भी जो सदस्य हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज उसी के साथ पे चलते हैं, उसी के कहने पे चलते हैं, तो उनके लिए भी थ्रेट होगा। तो जब उनके लिए थ्रेट होगा तो पूरी तरह से नाटो के लिए भी थ्रेट माना जाएगा। तो ये सब यहाँ पर बात डिस्कस हुआ है। तो कुल मिलाकर यही था ओवरऑल पूरा समरी इस आर्टिकल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, इंडिया सपोर्ट यूएन ऑन ब्लैक सी इनिशिएटिव। क्या है, भारत ने यूएन के द्वारा जो मेडिएट किया गया था ब्लैक सी इनिशिएटिव, उसका समर्थन किया है। ठीक है, ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो रसिया था उसके द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पे हमला किया गया। ठीक है, यूक्रेन पे हमला किया गया, जिसकी वजह से हमला की वजह से यूक्रेन से जो भी फूड आर्टिकल्स हो गए यानी फूड प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर दूसरे कंट्री पे नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड ग्रेन्स है और भी जो फूड सप्लाई चेन है वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जगह पे फूड की प्राइसेस बढ़ गई, और खुद जो यूक्रेन है उसका एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आने लगा। बहुत सारे अगल बगल कंट्री जो डिमांड करते थे, जो डिपेंडेंट थे फूड को लेकर, ग्रेन्स को लेकर यूक्रेन पे, वो डिस्टर्ब हो गया। तो देखिए बताया जाता है कि यूक्रेन जो है 45 मिलियन टन का जो है ग्रेन एक्सपोर्ट करता है ग्लोबल मार्केट में, और रसिया के इन्वेजन के बाद जो है यहाँ पर यह प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, जो मैं बता दिया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ताकि बढ़िया से जो वहां से जो मान लीजिए यूक्रेन है, यहाँ पर मान लीजिए अभी मैं मैप में दिखाऊंगा, यूक्रेन से सेफली जो है दूसरे कंट्री तक जो शिप के द्वारा नीचे इसके नीचे ब्लैक सी है। ठीक है, यहाँ पर यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है, तो बेसिकली ब्लैक सी के माध्यम से ही जो सेफली जो यूक्रेन का जो शिप है वो ट्रांसपोर्ट हो, उसी के लिए जो है ना ये लॉन्च किया गया। इसका नाम है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। यानी ब्लैक सी मतलब ब्लैक सी से ही ट्रांसपोर्ट होगा, और क्या ट्रांसपोर्ट होगा, ग्रेन ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ठीक है, जो कि यूक्रेन का जो पोर्ट है, हम लोग तीनों पोर्ट का नाम अभी हम देखने वाले हैं, वो तीनों पोर्ट से जो है ना शिप जो है भर के ग्रेन्स को लेकर बाहर जहां पर ट्रांसपोर्ट कराना है वहां कराएगी। तो ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होना है, सबसे पहले तो यूक्रेन उसमें शामिल होगा, क्योंकि यूक्रेन का प्रोडक्ट है। उसका किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, रसिया अटैक कर रहा है ना, तो रसिया होगा, यूक्रेन होगा इस इनिशिएटिव के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर में कौन कौन सा है, रसिया है और यूक्रेन है। और इसको मीडिएट कराने वाला कौन है, क्योंकि लड़ रहे हैं तो ये लोग तो लड़ रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को रास्ता तो नहीं देना चाहेंगे ना, तो इसको मीडिएट कराने में तुर्की जो है उसका साथ था, और यूनाइटेड नेशन, ये दोनों मिलके ये इनिशिएटिव लॉन्च कराए, ताकि रसिया जो है इसको यूक्रेन को जो फूड ग्रेन्स है उसको आगे बढ़ने में सहायता देने की, उसको एक तरह से हेल्प दे दे कि तुम उस शिप पे हमला नहीं करेगा, सिंपली जो फूड ग्रेन से सप्लाई करता करो, ऐसा करके इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ब्लैक सी में। ठीक है, तो 2022 में ऐसा किया गया था। तो पता चल गया इसमें ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या समझ में आ गया, कौन कौन सिग्नेटरी थे, यूक्रेन थे, रसिया थे, तुर्की था, यूनाइटेड नेशन था। अब देखिए और भी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था वो तो मैंने पहले बता दिया। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सेफ पैसेज, जो फूड ग्रेन्स है उसका, जो यूक्रेन का जो पोर्ट है, देखिए 3 पोर्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर यूक्रेन है, यूक्रेन जो कंट्री है यहाँ पर, उसको जूम करके यहाँ दिखाया गया। देखिए
एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये, 3 पोर्ट से जो फूड ग्रेन्स आएगा, उस फूड ग्रेन्स के जो व्हीकल्स है, शिप है, उसको सेफ ट्रांसफर करना है, सेफ ट्रांसफर करना है एक्सपोर्ट के लिए। इसी के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये सब जो पोर्ट है इसके नाम को भी ध्यान रखना है। पहला क्या है, कोर्नोमोस्क, ओडेशा, यूजेनी, इसको पिवदेनिया भी बोलते हैं। ये यूक्रेनियन लैंग्वेज है, यूक्रेनियन शब्द है। अगर प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर पढ़ के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं था, फूड ग्रेन के अलावा और भी चीजें हैं। तो फूड ग्रेन को मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसके नाम पे ग्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। फूड ग्रेन्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जरूरी है, जैसे कि ग्रेन के अलावा फर्टिलाइजर जो हो गया, फर्टिलाइजर को भी यहाँ पर एग्रीमेंट में दिया गया था, अलाउ किया गया था इसको एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक सेंटर बनाया गया था, इसको बोलते हैं JCC, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। ये कहाँ था, यहाँ पर स्टैब्लिश है, देखो यहाँ पर JCC दिख रहा है। ये इस्तांबुल के पास, इस्तांबुल से कुछ किलोमीटर दूर, हाँ 7 किलोमीटर दूर यहाँ पर बनाया गया था JCC, ठीक है। जो क्या करती, जो जिसका काम था कि यहाँ से फूड ग्रेन वाला शिप जो है बिना कोई परेशानी का सीधा बाहर निकले, ठीक है। इसका काम यही था, ये जो JCC है इसका काम यही है कि जो यहाँ से जो शिप है वो ब्लैक सी से बढ़िया से जाए, एक्सपोर्ट हो, इसी का काम ये था। तो अब क्या था, अब ये था कि रसिया जो है, ये तो उस समय इनिशिएट किया गया था टर्की के द्वारा, UN के द्वारा। तो बीच में एक बार कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रसिया मना कर दिया था कि हम अब जाने नहीं देंगे। उसके बाद फिर से रिमेडिएट किया गया, मान लिया गया। लेकिन हाल में क्या किया गया, पिछले दिन यूक्रेन के द्वारा क्रीमिया का एक बड़ा सा पुल है, क्रीमिया को जोड़ने के लिए एक बड़ा सा पुल है, एकमात्र पुल था जिसको जो यूक्रेनियन आर्मी या किसी के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसकी वजह से रसिया पूरी तरह से खफा है। और वो बोलता है कि रसिया के जो है प्रेसिडेंट, उनके द्वारा कहा गया कि अब जो है ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, इसको हम लोग जो अग्रीमेंट इसको तोड़ते हैं। इसीलिए UN में जो मतलब जो चर्चा हुआ उसमें जो इंडिया ने भी सपोर्ट किया कि ब्लैक सी इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेन का कमी होगा और लोगों को क्या भूखे मरने लगेंगे ना। तो इसीलिए इंडिया ने सपोर्ट किया, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब देखिए क्या इसका इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट अभी थोड़ा सा देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये कि यूक्रेन जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, वीट का, मेज का, रिपसीड का और सनफ्लावर ऑयल का, इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है तो पूरा वर्ल्ड जो है यूक्रेन पे इस जो फूड ग्रेन्स हो गया और भी चीजों के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। ब्लैक सी ही एक ऐसा रूट है जो ब्लैक सी ही ऐसा रूट है जो इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक्सेस दिलाता है। और इस एक्ट जो पैक्ट हुआ उसके वजह से 21.1 मिलियन टन का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो शिप हुआ, और जिसमें से 10 मिलियन का कॉर्न शिप हुआ, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कितना ज्यादा यहाँ पर इस जो यूक्रेन का जो फूड प्रोडक्ट है उसका डिपेंडेंट है। अगर ये इतना ज्यादा अमाउंट में यहाँ से सप्लाई हो रहा है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये सब चीजों का, तो ग्लोबल मार्केट में डिमांड अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये सभी सप्लाई नहीं होगा। ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे देश है जो खाद्यान्न के लिए यानी कि फूड ग्रेन्स के लिए पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, तो वहां पर फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, महंगाई तो होगी, जो ग्लोबल मार्केट का इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ा देगा। साथ साथ जो ग्लोबल हंगर है यानी कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो और गरीब है, इनके अनाज पर ही डिपेंडेंट, तो क्या होगा, और गरीब हो जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे ना, तो ग्लोबल हंगर भी बढ़ जाएगा। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, मतलब एग्रीमेंट को बनाया गया था, मतलब ह्यूमैनिटी के ध्यान में रखते हुए। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब देखिए क्या है, हमारा जो क्लास है उसका एंड के कगार पे है, एंड ही है। और जो मैंने कंट्री की बात करी थी कि बताओ कौन सा कंट्री है मैप पे पॉइंट किया हुआ, तो वो कंट्री का नाम था लिथुआनिया, ठीक है। वो कंट्री का नाम क्या है, लिथुआनिया कंट्री है। इसी के जो कैपिटल थे इसका नाम था विल्नियस, जो हम लोगों ने अभी नाटो में डिस्कस करा कि नाटो का मीटिंग कहाँ हुआ था, विल्नियस में नाटो का मीटिंग हुआ था। तो लिथुआनिया जो है, लिथुआनिया उसी का कैपिटल है लिथुआनिया, ठीक है, याद रखना लिथुआनिया। अब देखिए लिथुआनिया जो है ये एक बाल्टिक स्टेट है। बाल्टिक स्टेट के अंतर्गत 3 तरह के कंट्री आते हैं, लातविया, लिथुआनिया और एक है एस्टोनिया, ठीक है। ये 3 कंट्री जो है बाल्टिक सी के अंतर्गत, बाल्टिक नेशन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। ये सब क्यों बाल्टिक का
कंट्री कहलाता है क्योंकि बाल्टिक सी, इसकी यहाँ पर बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी के बगल में है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाल्टिक नेशन के रूप में जाना जाता है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। चलिए इसके बारे में हम लोग और भी चीजों को देखेंगे। उससे पहले आपको इसका जो लिथुआनिया है उसका थोड़ा सा नाइबरिंग कंट्री को ध्यान रखना है। तो लिथुआनिया के आपके ईस्ट साइड में, कौन साइड में, ईस्ट में बेलारूस है, उसके बाद साउथ में पोलैंड है, और यहाँ पर छोटा सा रसिया का ही पोर्शन है, ठीक है। उसके नॉर्थ में लिथुआनिया का नॉर्थ है, लातविया है, और उसके वेस्ट में जो है, उसके लिथुआनिया के जो वेस्ट है उसमें बाल्टिक सी है, ठीक है, बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी है। तो ये थोड़ा मैप में हो गया। और अगर हम लोग लिथुआनिया की कुछ और भी फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जुकुजा नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें रिवर की बात करें, नेमान रिवर है, लेक गैल्वे है, नेमान रिवर है, वेंता रिवर है, ठीक है, नेरिस रिवर यहाँ से बहती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये सब रिवर उतना नहीं पूछा जाता है। अगर ये न्यूज में है तो उसके बॉर्डरिंग स्टेट से जुड़ा हुआ पूछ लेगा, या बाल्टिक सी से जुड़ा हुआ चीज पूछ लेगा। थोड़ा सा हम लोग बाल्टिक कंट्री के बारे में भी जान लेते हैं, बाल्टिक कंट्री का क्या रोल है इंडिया में वो भी देख लेते हैं, क्या उसका रिलेशन कुछ है क्या इंडिया के साथ, वो भी देखेंगे। तो बाल्टिक स्टेट बताया गया कि यूरोप का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, जहां पर बाल्टिक सी है, उस रीजन को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। नाम बता दिया मैंने, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों जो है बाल्टिक कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि बाल्टिक जो सी है उसी के किनारे पर ये बसा हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम बाल्टिक स्टेट भी पड़ा। और बाल्टिक जो स्टेट है, बाल्टिक स्टेट का थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पिक्चर देख लें तो बाल्टिक सी जो सी है उसके वेस्ट में, बाल्टिक सी के वेस्ट में क्या है, बाल्टिक सी के वेस्ट में बाल्टिक जो नेशन है उसके वेस्ट में बाल्टिक सी है, और उसके साउथ वेस्ट में पोलैंड है, साउथ वेस्ट में पोलैंड है, और रसिया है। उसके बाद जो 1991 के बाद जो जब डिक्लेयर किया गया इंडिपेंडेंट, यूएसएसआर का इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आना शुरू हो गया। बाल्टिक जो रीजन है वो ज्यादा नेचुरल रिसोर्स में ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स नहीं है। एग्रीकल्चर यहाँ का इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं पेशा है, ऑक्यूपेशन है, और बाल्टिक इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इंडिया जो है बाल्टिक कंट्री से हिस्टोरिकली कनेक्ट है, और यहाँ पर बेसिकली लिंग्विस्टिक रूट है इंडिया का, जो बाल्टिक सी है उससे, बाल्टिक नेशन है उससे लिंग्विस्टिक रिलेशन है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज था। उसके बाद हम लोग देखिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।